Now let us discuss about human respiratory system. Human respiratory system, it starts from nostrils और ये एंड करता है एल्वुलाई, जिसको हम एयर सैक कहते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पे ये डायग्राम बना हुआ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, साथ साथ को रिलेट करेंगे। देखिए, नॉस्ट्रिल्स को हम नेजल ओपनिंग भी कहते हैं और इस पाथ को, यहां से यहां तक के पाथ को हम नेजल कैविटी या नेजल चेंबर भी कहते हैं। इस नेजल कैविटी और चेंबर में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है म्यूकस और दूसरा होता है हेयर। इन दोनों का फंक्शन यह होता है कि हवा के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल जा रहा हो उनको यह ट्रैप कर लेता है और वो हवा विदाउट डस्ट आगे प्रोसीड करे, इसका ख्याल रखता है वो। नेजल कैविटी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो भी हवा नाक के अंदर एंटर करता है उसका टेम्परेचर कुछ भी हो, वो उस हवा का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से मैच करने की कोशिश करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग स्नीज करते हैं, तो स्नीज करने के बड़े सारे रीजन होते हैं। उसमें से एक रीजन ये भी होता है कि ये नॉस्ट्रिल जो है और ये नेजल पैसेज जो है, इसमें बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो गया है और आप इसकी सफाई कर नहीं रहे। जब सफाई नहीं कर रहे हैं तो स्नीजिंग होती है, तो वो सारा डस्ट पार्टिकल वगैरह ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर आ जाता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर इसको साफ कैसे करेंगे, क्या इसको किसी ब्रश से साफ करते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते इसको। तो इसका बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कैसे साफ कर सकते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद या रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा पानी ना हाथ में ले ले और नॉस्ट्रिल से उसको ना सक करें। अब तेजी से सक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर तेजी से सक करेंगे तो सारा पानी ना वो आपके मुंह में आ जाएगा। तो यू हैव टू सक इट स्लोली and then release it. Suck it slowly and release it. And if you do 2 to 3 times, तो आपका ये नेजल कैविटी जो है वो साफ हो जाएगा। इसको ट्राई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल ब्रीथ मोर हेल्दियर, आपकी ब्रीदिंग मोर हेल्दी हो जाएगी जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं यहां पे कि ये जो दोनों नेजल कैविटी है, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन है, उसको सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेप्टम। अब आप एक छोटा सा एक्टिविटी करके देखिए कि आप एक नाक को बंद करें, सब कोई करे बंद, एक नाक बंद करें और उससे ब्रीद करें। आप किया? अब दूसरे नॉस्ट्रिल्स को बंद करें, अब ब्रीद करें। क्या महसूस हुआ? व्हाट डू यू फील? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये देखेंगे कि इन दोनों से हवा जो है वो बराबर एंटर नहीं कर रहा। बोला सर क्यों नहीं एंटर कर रहा बराबर? क्योंकि हमारा ये जो सेप्टम है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये हल्का सा डिविएटेड है और इसको कहते हैं डीएनएस। एंड व्हाट इज डीएनएस? इट इज डिविएटेड नेजल सेप्टम। ये एक तरीके की बीमारी होती है हर इंसान के अंदर, और अगर ये ज्यादा हो जाए, अगर ये डिविएशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि हल्का सा क्लाइमेटिक चेंजेस होगा, आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे फिर इस केस में करें क्या? इस केस में नहीं, करीब करीब 99% ऑफ द पॉपुलेशन हैज डीएनएस, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो। तो इस कंडीशंस में हमें यह करना चाहिए कि हमें रोज ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उससे ना पैसेज वो क्लियर रहता है और हम इंफेक्शन से बचे रहते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे कि ये नेजल कैविटी आगे चल के किस में चला जाता है? ये फेरिंग्स में। ये फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स के जस्ट नीचे देयर इज एन ओपनिंग जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था। तो ग्लॉटिस एक कॉमन ओपनिंग है विंड पाइप और फूड पाइप के लिए। उसको कवर करता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब भी कोई खाना या पानी या सलाइवा फूड पाइप में जाना होता है तो वो विंड पाइप को ढक देता है ताकि सब कुछ वो फूड पाइप के अंदर चला जाए। यहां से जैसे आगे मूव करता है तो ये वाला पार्ट जो है, जो ये पार्ट आप देख रहे हैं मेरा, इसको लैरिंग्स कहते हैं एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल, वॉइस बॉक्स इसी को कहते हैं। इसी वॉइस बॉक्स के अंदर ना देयर आर मेम्ब्रेन्स, देयर आर वोकल कॉर्ड्स। और ये वोकल कॉर्ड ना बेसिकली करता क्या है, ये गिटार के वायर के तरीके से होता है। जब भी हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं ना तो ये प्रॉपरली वाइब्रेट करता है, और जब वाइब्रेट करेगा तो इट विल कन्वर्ट द एयर इनटू स्पीच, और स्पीच में थोड़ा सा मदद हमें टंग भी करता है कि टंग पैलेट्स के अलग अलग पार्ट को टच करता है और उसको वर्ड का रूप देता है। जो लोग बोल नहीं सकते
जिनको हम डम कहते हैं, उनके केस में क्या होता है, वोकल कॉर्ड तो प्रेजेंट होता है, तो अगर हुआ तो इतना स्टिफ होता है कि वाइब्रेट ही नहीं करता वो, और जब वो वाइब्रेट नहीं करता तो उनकी जो हवा अंदर से आ रहा है वो स्पीच में कन्वर्ट नहीं होता। जो लोग स्टैमर करते हैं, स्टैमर के केस में क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड होता है वो पार्शियली वाइब्रेट करता है, और जब पार्शियली वाइब्रेट करेगा तो स्टैमरिंग होगा। अब यहां पे देखेंगे ये लैरिंग्स जो है वो आगे ओपन करता है ट्रैकिया में, दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ये देखिए, अब ये ट्रैकिया समझने की चीज है कि ट्रैकिया जो है ये बलून के तरीके से होता है, कि जैसे आपने बलून में हवा डाला तो बलून क्या हो जाता है, स्वेल्ड अप हो जाता है, और जैसे उसमें से हवा निकलता है तो फिर क्या हो जाता है, वो डिफ्लेट हो जाता है, चिपक जाता है ऐसे। ठीक उसी तरीके से हमारा ये ट्रैकिया होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाता है, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो ये डिफ्लेट ना हो जाए, ये आपस में सिकुड़ ना जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पे ना आप देखेंगे ये सी शेप, लेटर सी शेप का इसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ऐसे सी शेप। तो आप बोलेंगे सर ये सी शेप का क्यों होता है, ये ओ का क्यों ना हो, पूरा सर्कल में क्यों नहीं हो? तो उसका आंसर ये है कि जैसे विंड पाइप इधर है तो इसके पीछे क्या होता है, फूड पाइप होता है। तो इस ट्रैकिया को एक तरफ से सपोर्ट किसका मिल जाता है, फूड पाइप का, और फूड पाइप के सपोर्ट मिलने से क्या हो जाता है कि ये कार्टिलेज जो है ये सिर्फ सी, लेटर सी वर्ड का शेप में रहता है। ये जो रिंग्स अवेलेबल हैं, सी शेप के रिंग्स जो अवेलेबल हैं, ये करीबन 13 से 14 अवेलेबल होते हैं, 13 to 14 डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब यहां से ये ट्रैकिया जो है इसको बाइफर्केट कहते हैं। बाई मतलब डिवाइडेड इनटू 2, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो यहां पे ये ट्रैकिया जो है ये बाइफर्केट होता है 2 पार्ट्स में, और ये बाइफर्केट होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाई में। दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल जो है इट एंड्स इनटू अ एयर सैक जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। और हमने आपको बताया भी कि एल्वुलाई जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब आप देखेंगे कि जो हमारा राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होता है, देयर आर 3 लोब्स, मतलब ये बड़ा साइज का होता है। राइट लंग इधर है, इट इज बिगर इन साइज। जो लेफ्ट लंग होता है उसकी साइज थोड़ी छोटी होती है, उसमें 2 पार्ट्स होता है, उसमें 2 लोब्स होते हैं। तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट लंग छोटा क्यों होता है, लेफ्ट लंग इधर लोकेटेड है, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट लंग छोटा क्यों होता है। लेफ्ट लंग इसलिए छोटा होता है क्योंकि यहां पे जो स्पेस है वहां पे हार्ट लोकेटेड होता है। आवर हार्ट इज लोकेटेड ऑन दिस साइड। ये जो हमारी पूरी बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और इसको डिवाइड कौन करता है, ये डायफ्राम डिवाइड करता है। ये डायफ्राम से ऊपर वाले पार्ट को हम थोरैक्स कहते हैं या थोरैसिक कैविटी कहते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट, जो रिब्स का पार्ट है, वी कॉल इट थोरैसिक कैविटी। एंड इन दिस थोरैसिक कैविटी विच इज अ रिब केज, इसके अंदर सारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट हो गया, लंग हो गया, ये सारा इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह होता है, रेक्टम वगैरह होता है, इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली ब्रीदिंग इज। तो देखेंगे ब्रीदिंग में हमने लिखा है कि इट इज जस्ट इनटेक ऑफ एयर। इनटेक को इनहेलेशन भी कहा जाता है, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर उसको हम एक्सेलेशन कहते हैं। ब्रीदिंग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब सेल के बाहर होता है ये। इसके अंदर कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता, एंड नो एंजाइम इज इन्वॉल्व इन दिस। कहने का मतलब ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि एक्चुअली में ब्रीदिंग क्या होता है, इसका साइंस क्या है। अब सब कोई ऐसा करेंगे जो समझने के लिए, सब कोई लंबी सांस ले, पहले सब कोई लंबी सांस ले, फिर कूल डाउन करें, सांस निकालें। जब सांस लिया दैट इज इनहेलेशन, सांस बाहर निकाला एक्सहेलेशन, फिर से लंबी सांस ले। अरे ये योगा क्लास नहीं है, दिस इज ए क्लास ऑफ बायो ओनली, लेकिन एक बार ट्राई तो करें। हाँ, लंबी सांस ले। नाउ व्हाट यू फील, जब आप सांस अंदर लेंगे ना तो आप देखेंगे आपका ये चेस्ट जो है जिसको थोरैक्स कहते हैं, इट मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ये देखिए आउटवर्ड एंड अपवर्ड,
और हमारा ये जो डायफ्राम है, ये बेसिकली इसका नेचर डोम शेप का होता है। ये क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैटन हो जाता है। तो चेस्ट बाहर और ऊपर चला गया और डोम फ्लैटन हो गया, तो उससे क्या हुआ कि जो थोरैक्स की जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई, वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। और जब इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो आप बोलेंगे वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कैसे कम होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर के कंटेनर में गैस रखा हुआ है और उस 1 लीटर वाले कंटेनर के गैस को आपने 5 लीटर कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। जब वो 5 लीटर में शिफ्ट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब वो जो प्रेशर अपने वॉल्स पे लगाएगा, कौन, 5 लीटर वाले कंटेनर के अंदर जो प्रेशर लगेगा वॉल के अंदर, वो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी थोरैसिक कैविटी का, लंग्स का, थोरैक्स का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और इसके अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर किससे कम हुआ, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से। और जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम होगा तो किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हवा अपने आप नॉस्ट्रिल से घुस के और वो नेजल पाथ से जाके अल्टीमेटली किसमें चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। अब ये तो हो गया इनहेलेशन। अब न्यूटन का लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप चेस्ट हमेशा ऐसे नहीं रख सकते, बाहर को नहीं रख सकते, आपका डायफ्राम हमेशा ऐसे फ्लैटेड नहीं होगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल नेचर है डोम शेप। अब ये जो डायफ्राम है अपने डोम शेप को लेगा, और जब चेस्ट जो है वो क्या होगा, अंदर को और लो चला जाएगा। उससे क्या होगा कि यहां की वॉल्यूम जो है, थोरैक्स की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी। और जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 5 लीटर से 1 लीटर में। तो यहां का प्रेशर बढ़ गया, किससे, सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग से प्रेशर बढ़ेगा तो होगा क्या कि यहां से एयर जो है वो रश आउट करेगा, लंग से निकल के ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया से किससे आएगा, लैरिंग्स में आएगा, लैरिंग्स से फेरिंग्स में आएगा, फिर नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से नॉस्ट्रिल से एयर बाहर हो जाएगा। इसको हम एक्सेलेशन कहते हैं। ऐसी स्टडी देखी गई कि द एयर विच वी इनहेल, जो हवा अंदर जा रहा है, दैट कंटेन जस्ट 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द एयर विच इज कमिंग आउट, दैट इज एक्सेल्ड, कंटेन 5.6% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है? जब हमने इसको स्टडी करना चालू किया, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा। हमने देखा कि जो भी हमने फूड इंटेक किया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते डाइजेस्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और पार्ट है जिसको हम इलियम कहते हैं और जिसमें विलाई प्रेजेंट होता है। वो विलाई क्या करता है, उन डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। एंड द फंक्शन ऑफ ब्लड इज दिस कि वो पूरे बॉडी में उन फूड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नाउ एवरी सेल जिनको भी जो जो फूड पार्टिकल चाहिए होता है उस ब्लड स्ट्रीम से ले लेता है। अब हम ये स्टडी करेंगे कि उन्हीं फूड में से एक फूड है ग्लूकोज, जो सेल के पास पहुंच गया, सेल के अंदर अब आ गया है। जब वो सेल के अंदर आ गया तो साइटोप्लाज्म क्या करता है कि उस ग्लूकोज को, जो कि 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करके उसको पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहां पे थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और अगर उस समय साइटोप्लाज्म के अंदर अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन क्या करता है कि उस पायरुवेट को पुल करके माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। आज हम समझेंगे कि ये पावर हाउस क्यों कहलाता है। अब ये जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देयर आर मेनी स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस, और उसके कारण ये पायरुवेट जो है ये ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एनर्जी है दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राई
फॉस्फेट। अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए अगर साइटोप्लाज्म के अंदर उस समय जिस समय ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ उस समय ऑक्सीजन की कमी है, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो है दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। अभी लैक्टिक एसिड जो है ये बेसिकली ये लेथार्जिक को लीड करता है, लेथार्जिकनेस को। L फॉर लैक्टिक एसिड, L फॉर लेथार्जिक। यहां भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है बट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड हियर इज वेरी वेरी लेस। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस समय हम खाना खाएं, खाना कंज्यूम करें, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए। देयर शुड बी ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हुआ तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। और एनर्जी कहां प्रोड्यूस होगा? किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में, और लेथार्जिकनेस को लीड करेगा और यहां पे एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। इन दोनों केस में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड सेल के लिए वो वेस्ट है। वो सेल क्या करता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड स्ट्रीम में दे देता है। ब्लड क्या करता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहां पहुंच जाता है? हार्ट में। अब हार्ट क्या करता है कि उस ब्लड को पंप कर देता है। किधर? लंग्स के तरफ। लंग्स की तरफ क्यों पंप करता है? क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, उस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाए और ब्लड के अंदर दोबारा ऑक्सीजन आ जाए। अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखिए यहां पे ये जो आप देख रहे हैं इसको हम एल्वुलाई कहते हैं। और हर एल्वुलाई, जिसको हम एयर सैक कहते हैं, वो सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरी से। ठीक, अब यहां पे देखिए ये एरो जो दिखा रहा है ये इनहेल्ड एयर दिखा रहा है, द एयर विच वी हैव टेकन इन। इस एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है वो सिर्फ कितना है? 0.03%। अब यहां पे देखिए ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये एरो क्या दिखा रहा है कि ब्लड इज कमिंग फ्रॉम हार्ट एंड दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे यहां से ब्लड इधर से मूव कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एट अ हायर कंसेंट्रेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज बीन गिवन टू दिस एयर। और इस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है दैट इज बीन टेकन अप बाय द ब्लड। अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि देयर इन अ ब्लड देयर इज कॉल्ड आरबीसी, और आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसको ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कहते हैं। हेमोग्लोबिन क्या करता है कि इस एयर से जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जैसे ब्लड यहां पे मूव करता है, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाता है? एल्वुलाई के अंदर आ जाता है। और एल्वुलाई के अंदर का ऑक्सीजन किस में चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। अल्टीमेटली जब ये ब्लड पूरे पाथ को ट्रैवल करता है और जब वो हार्ट को जाता है तो हार्ट में जाने से पहले हम ये कहते हैं कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, इट इज रिच इन ऑक्सीजन, और ये ब्लड दोबारा किसके अंदर चला गया? हार्ट में चला गया। अब हार्ट ने क्या किया? फिर वही काम किया, ब्लड को पंप कर दिया और फिर ये ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये ब्लड नॉट ओनली इट विल कैरी ऑक्सीजन, इट विल ऑल्सो कैरी फूड। अब ऑक्सीजन और फूड क्या हो गया? सेल्स को मिल गया, और सेल फिर क्या करेगा? इन फूड को ऑक्सीडाइज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वंस अगेन इट इज बीन कैरिड बाय ब्लड एंड इट इज बीन गिवन बैक टू द हार्ट। ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। और जो एक्सेल्ड एयर है आप देखेंगे उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है वो कितना होता है? 5.6%। ये जो पूरा फिनोमिना है इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम फिशेस की बात करते हैं तो फिश के केस में आपने देखा होगा
कि फिश जो है, मछलियां अपनी मुंह ऐसे खोलती हैं, दे ओपन द माउथ। अगर किसी एक्वेरियम के अंदर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मछलियां रेगुलरली ऐसे माउथ खोलती रहती हैं और उसके साइड में जो यहां पे होता है उसको अपर कुलम कहते हैं, और वो फ्लैप हमेशा ऐसे 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 खुलता रहता है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर इसको नोटिस करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अब देखिए, मछलियों के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट हैपेंस इन गिल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये गिल्स है, और ये गिल्स हैं, इंडिविजुअल गिल्स हैं, और ये पूरे को हम क्या कहते हैं, गिल फिलामेंट कहते हैं इसको। गिल्स जो है दैट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड। व्हेन फिश ओपन्स माउथ, तो उसके मुंह से पानी एंटर करता है। जो पानी उसके मुंह से एंटर करता है तो दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। जैसे वो पानी गिल्स को क्रॉस करता है तो गिल्स के अंदर का जो ब्लड होता है उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज कर देता है। और जो पानी कानों से निकल रहा है, उसका जो अपर कुलम से निकल रहा है, उसके अंदर दैट वाटर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि जो पानी मुंह से एंटर कर रहा होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है, और जो अपर कुलम से पानी निकल रहा होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक उसी तरीके फ्रॉग्स में होता है। फ्रॉग्स को तो आप जानते ही हैं कि दे हैव डुअल हैबिटेट, कि वो हाइबरनेशन में चला जाता है, मड के नीचे चला जाता है और बहुत बार पानी में भी रह सकता है। जब वो टेरेस्ट्रियल, जब वो लैंड सरफेस पे रहता है तो लंग से रिस्पायर करता है, और जब वो ग्राउंड के अंदर चला जाए, पानी में चला जाए, तो उसके अंदर दे रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ अ स्किन। तो एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाह रहा था कि जिस भी सरफेस में रेस्पिरेशन होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसकी तीन खासियत है। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। सबसे पहला, वो सरफेस, चाहे वो लंग हो, एल्वुलाई हो, चाहे वो गिल्स हो, चाहे वो फ्रॉग का स्किन हो, दे शुड बी थिन, बहुत थिन होना चाहिए। दे शुड बी मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या होना है कि वो गीला होना चाहिए। एंड थर्ड, इट शुड बी हाईली वस्कुलर। वस्कुलर का मतलब क्या होता है, इट शुड बी रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, ताकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली हो जाए। अब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। जनरली देखा गया है कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, अगर वो प्लांट ग्रीन पार्ट, अगर प्लांट का ग्रीन पार्ट है तो वो स्टोमेटा के थ्रू होगा, और अगर वो ओल्ड पार्ट है प्लांट का, कोई रूट्स हो गया या बार्क हो गया, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है दैट हैपेंस थ्रू लेंटिसेल्स, जिसको लेंटिकल्स भी कहते हैं। अब देखेंगे कि प्लांट के अंदर अपना कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, तो उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो बहुत लंबे दूरी तक नहीं जाता, इसलिए प्लांट का हर पार्ट खुद ही एक्सचेंज ऑफ गैस करता रहता है। और प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है दैट हैपेंस ड्यू टू डिफ्यूजन, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जनरली ऐसा देखा गया है, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी डिस्कस किया था कि इन डे टाइम्स व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल, प्लांट गिव्स ऑक्सीजन, और जैसे रात को सनलाइट नहीं होता तो प्लांट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। सो इन प्लांट द रेस्पिरेशन, द ब्रीदिंग which happens is very localized. Localized का मतलब लीव्स अपना रेस्पिरेशन करता होता है, स्टेम अपना करता होता है, रूट्स अपना करता होता है। So thank you everybody for understanding respiration.